हेलो गाइस। आज हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट से रिलेटेड, एंड डायनेमिक्स का बेसिकली मतलब होता है मोशन। अब हीट में कैसे मोशन होगा, ये सिंपली बताता है ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। यानी और हीट का मतलब, हीट किससे रिजेंबल करता है? एनर्जी से। एनर्जीज के ट्रांसफॉर्मेशंस की स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि अब कितने टाइप की एनर्जीज हो सकती हैं। ये कुछ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं: मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, लाइट, सोलर। ये क्या एनर्जीज के एग्जांपल हैं। अब इन एनर्जीज को हम कैसे यूज़ करते हैं इंजन्स को बनाने में, इस हीट को हम कैसे वर्क में कन्वर्ट करते हैं, वर्क और हीट का कन्वर्जन, इन सब से रिलेटेड बात हम इस थर्मोडायनेमिक्स में करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। ये सब क्या चीज़ें होती हैं। इस यूनिवर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम सिस्टम बोलेंगे, एक को सराउंडिंग। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग करेगा उसको हम बोलेंगे बाउंड्री। तीन चीज़ें होती हैं: सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। अब सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री की डेफिनेशंस क्या हैं, कैसे होते क्या हैं। सिस्टम क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। एक यूनिवर्स का ही पार्ट है ये, इसी यूनिवर्स का पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। यानी जिस भी चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसको हम सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि अगर कोई चीज़ बॉईल हो रही है, सपोज़ अगर आप वाटर बॉईल कर रहे हो गैस पे, तो आपका जो वाटर है वो हो गया सिस्टम, क्योंकि आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हो। जिस भी कंटेनर में आप उसको बॉईल कर रहे हो वो उसको हम बोलेंगे बाउंड्री। और जो चीज़ यानी आप हीट कर रहे होगे, तो हीट यानी उसके एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें, उसके सराउंडिंग में, उसको बोलेंगे हम सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या हुआ? इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम। हीट सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू बाउंड्री, इसी वजह से वो बॉयल हो पा रहा है। तो सराउंडिंग क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, दैट इंटरेक्ट्स विद सराउंडिंग्स, विद सिस्टम, जो कि सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है। अब जानते हैं बाउंड्रीज को। बाउंड्री क्या होती है? अब ये बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। पर बाउंड्री का काम क्या होगा? काम होगा सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने का। रियल और imaginary surface that separates system and surrounding। बाउंड्री क्या होगी? एक ऐसी सरफेस जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रही है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में, कितने टाइप के सिस्टम हो सकते हैं। टाइप ऑफ सिस्टम, ये बेसिकली क्या है, तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। आपने सुना भी होगा: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये तीन क्या चीज़ है? सपोज़ करो ये हमारा कोई सिस्टम है। अब इसमें क्या हो रहा है कि सपोज़ करो दो चीज़ें होती है, एनर्जी और मैटर। कोई सिस्टम अगर एनर्जी और मैटर को इंटरचेंज कर सकता है उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। यानी चेंज इन एनर्जी देखें तो वो इसमें ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। चेंज इन अगर मैटर देखें, सपोज़ एम से डिनोट करूं, तो वो भी ज़ीरो नहीं होगा इस केस में। ये हो गया ओपन सिस्टम। अब सपोज़ करो एक और कोई सिस्टम है, इसमें क्या कर दिया हमने
कि इसके एग्जांपल जैसे कि अभी हमने कोई वाटर को बॉईल किया है पर वो खुले कंटेनर में किया है, तो मास भी चेंज हो सकता है उसका। कैसे कि भाई वाटर वेपर्स उड़ के सराउंडिंग में स्केप कर जाएंगे, तो उसका अल्टीमेटली मास भी कम होता जाएगा, एनर्जी तो कम हो ही रही है। सिस्टम अगर ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें हम अगर उस कंटेनर को ढक दें तो क्या होगा, अब मास का जो एक्सचेंज है वो बंद हो गया, लेकिन एनर्जी अभी भी बाहर जाएगी हीट के फॉर्म में। सो मास तो एनर्जी तो इंटरचेंज करेगी, यानी एनर्जी तो ज़ीरो नहीं हो सकती, चेंज इन एनर्जी, पर मास इसमें कांस्टेंट रहेगा। सो जो डेल्टा एम है वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो क्यों? क्योंकि जो पहले था वो अब भी इनिशियल फाइनल सेम हो गया, तो ज़ीरो ही हो जाएगा चेंज। सो ये इस ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। अब कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो और ना ही मास एक्सचेंज हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सो ये 3 टाइप के सिस्टम हो गए। सो नाउ व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी? हम एनर्जी को किन किन तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं? सो इसके 2 मोड्स हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। कौन कौन से 2 मोड? पहला, या तो हम एनर्जी को हीट की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या हम उस सिस्टम से वर्क करवा के या फिर उस पर वर्क करके एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप के मोड हो गए जिससे हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हीट को हम Q से डिनोट करते हैं और वर्क को हम W से डिनोट करते हैं। सो इनके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अभी उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फ़िज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये, तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूनिट बेस्ड बहुत आते हैं। तो कुछ यूनिट कन्वर्जन्स हैं जिनको आपको याद रखना है, काफ़ी काम आएंगे वो। सो इस चैप्टर में मेनली हम 4 चीज़ों से इंटरेक्ट करेंगे: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एनर्जी। सो इन चारों के जो वेरिएबल्स हैं, इनके हमें यूनिट्स को ध्यान रखना है, कैसे डिफरेंट टाइप की यूनिट्स होती हैं इनकी, कैसे हम उनको एक्सचेंज कर सकते हैं वो देखेंगे। सो पहली यूनिट प्रेशर है। प्रेशर की कितनी यूनिट्स हो सकती हैं वो देखें। हमें पता प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट तो बन गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को और क्या बोलते हैं हम, और 1 पास्कल भी बोलते हैं इसको। सो ये हो गया एक, तो ये यूनिट बनेगी इसकी। सो हमें यहाँ से क्या पता चला कि 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक यूनिट ये आ गई। अब प्रेशर की जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो एक एटीएम है। सो 1 एटीएम में कितने पास्कल होते हैं या फिर कितने न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होते हैं? सो 1 एटीएम में आपको याद रखना है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, या फिर क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 101325 पास्कल होते हैं। अगर हमें किलो पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? जस्ट डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। सो 101.325 kPa, यानी ये किलो पास्कल में हो गया। अब हमें क्या पता है कि जो 10⁵ पास्कल होता है वो 1 बार के बराबर होता है। एक और इधर हम लिख लेते हैं इस चीज़ को, जो 1 बार होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। सो अगर हम इसको कुछ इस तरह लिखें 1.01325 इंटू, किलो को हम 10⁻³ ही लिख रहा हूँ और 2 पॉइंट्स को पीछे ले गया हूँ तो 10⁻² भी आ जाएगा और पास्कल। तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा 1.01325 10⁵ पास्कल। और मैंने बताया 10⁵ पास्कल को बार कहते हैं, तो इस चीज़ को हम बार लिख सकते हैं। तो 1.01325 बार। अब 1 एटीएम में इतने पास्कल होते हैं, इतने किलो पास्कल होते हैं, इतने बार होते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है।
सो ये तो हो गए कुछ प्रेशर की यूनिट्स। अब आते हैं वॉल्यूम की यूनिट्स पर। सो वॉल्यूम की यूनिट्स जैसे लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इन सब के इंटर कन्वर्जन्स को देखेंगे। सो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई टंकी है सपोज़ करो, जिसकी 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर ब्रेथ है और 1 मीटर हाइट है। सो उसमें कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। इसका मतलब क्या है? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़, अब इसको अगर हम 1 लीटर में निकालें इसी से, तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे? 10⁻³ मीटर क्यूब। 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं 1 लीटर में। सो और एक चीज़ हमें क्या पता है कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। तो ये यूनिट हो गई है। और क्या पता है हमें इसके बारे में? अब थोड़ा सेंटीमीटर क्यूब में जाते हैं। सो 1 लीटर में 10⁻³ हो गए। 1 लीटर में अब क्या क्या हो गया वो देखो। 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया। 10⁻+3 है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब उसको कन्वर्ट, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे हुआ। बेसिकली क्या है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर। अब सिर्फ इस मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखना है, उसका क्यूब करना है। तो 100 सेंटीमीटर, 100 का क्यूब हो जाएगा 10⁻+6। तो 10⁻+6 और 10⁻³ क्या बचेगा? 10⁻+3 और सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। और ये होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। सो ये कुछ कन्वर्जन्स हैं वॉल्यूम के जो आपको याद रखने हैं। थर्ड कन्वर्जन है टेम्परेचर का। तो इस पूरे चैप्टर में मेनली हम केल्विन स्केल की बात करेंगे। सो सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। सो क्या है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन होते हैं, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली 273 केल्विन भी लिख सकते हो। सो जस्ट क्या करना है, कोई भी अगर टेम्परेचर दे रखा है सेल्सियस में तो उसमें प्लस कर देना है 273 का, तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। सपोज़ करो 100 डिग्री सेल्सियस में बताना कितने केल्विन हैं। सो क्या करो, 100 + 273 यानी 373 केल्विन। केल्विन से सेल्सियस में कैसे चेंज करना है, जस्ट अपोजिट कर दो। अगर 373 केल्विन दे रखा है तो उसमें से 273 घटा दो तो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर हो गया। चौथी यूनिट होती है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही एनर्जी से रिलेटेड है। तो एनर्जी की यूनिट्स पढ़ते हैं। अब एनर्जी की यूनिट्स क्या होती हैं? सो एनर्जी की यूनिट्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हमें आर की यूनिट। आर क्या है? हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो आर की वैल्यूज़ क्या हैं वो पता होनी चाहिए, उससे बहुत कुछ हेल्प मिलेगी हमें यूनिट कन्वर्जन्स करने में। सो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल एक ये यूनिट होती है। उस इक्वल्स टू, और क्या वैल्यू होती है इसकी? 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, एक ये यूनिट होती है। और क्या, अगर ATM की जगह अगर जस्ट बार लगा देंगे हम तो 0.0831 हो जाता है लीटर बार पर केल्विन पर मोल। और एक और इसकी लास्ट यूनिट होती है कैलोरीज में, दैट इज़ 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। याद रखने का तरीका सिंपल है कि इन यूनिट्स में पर केल्विन पर मोल तो हर एक में है ही। आपको याद रखना है कि मेन चीज़ है ये जूल। जूल में है तो ये वैल्यू होगी इसकी, लीटर ATM में है तो ये लीटर बार लीटर ATM। अगर तुम लगभग बराबर भी मानोगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि इनको अगर सेपरेटली याद रखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। और एक कैलोरीज, तो कैलोरीज वाली 2 कैलोरीज होती हैं इस यूनिट में। तो अब इसको कैसे यूज़ करें हम एनर्जी के जो यूनिट कन्वर्जन्स के करने के लिए। तो इसको हम क्या है, एक क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज़ करो आपके यहाँ आगे एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपका आंसर आ रहा है 1500 लीटर ATM में, पर ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो जूल्स में दे रखे हैं। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे लीटर ATM से जूल में? सिंपल तरीका है, जो भी ये जो वैल्यू लिख रही है 1500,
इनटू, आपको पता है ये आर की वैल्यूज़ में इनक्लूड होता है, देखो यहाँ पे है आर की वैल्यूज़ में, और जूल भी आर की वैल्यूज़ में कहीं ना कहीं आता ही है। तो क्या करो, अब हम आर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, आर से ही डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि सेम चीज़ से मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे हैं, सेम चीज़ से नीचे कर रहे हैं। पर हम क्या करेंगे, जब यूनिट रखते समय जो यूनिट हमें हटानी हो, इसको और अच्छे से लिखें तो 1500 क्या है, लीटर एटीएम है, ऊपर ही है ये। सो हमें लीटर एटीएम हटाना है तो इसको डिनोमिनेटर में रखो, और अगर हमें लाना क्या है, जूल, जो लाना है हमें उसको न्यूमरेटर में रखो। तो क्या होगा अभी, 1500 लीटर एटीएम इनटू, हमें लाना क्या है, जूल, तो जूल की यूनिट ढूंढो कहाँ है, ये रही 8.314, इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल अपॉन, हमें हटाना क्या, लीटर एटीएम, लीटर एटीएम कहाँ है, ये रही, इससे डिवाइड कर दो, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अब होगा क्या, पर केल्विन से पर केल्विन गया, पर मोल से पर मोल गया, लीटर एटीएम से लीटर एटीएम गया, तो फाइनली आंसर किस में आया आपका, जूल में। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा, कुछ सपोज एक्स आया तो वो जूल्स में आएगा। तो ऐसे कन्वर्ट करना है, हम ऐसे यूज़ करना है एनर्जी की वैल्यूज़ का यूनिट कन्वर्जन के लिए। याद बस आपको ये रखना है कि जो यूनिट हटानी है उससे डिवाइड कर दो, जो यूनिट लानी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लीटर एटीएम से हमें क्या है, मीटर क्यूब किलो पास्कल में चेंज करना है। कहीं ना कहीं अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो मीटर क्यूब वाला टर्म है वो कहीं ना कहीं लीटर से रिलेटेड है। मैंने बताया था 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, और ये जो एटीएम वाला टर्म है वो कहीं ना कहीं किलो पास्कल से रिलेटेड है कि 101.325 किलो पास्कल होते हैं। तो जस्ट सिंपल हो जाएगा, अब तो हो जाएगा इस कि लीटर की जगह तुम वो वाली कन्वर्जन्स रख दो, और एटीएम की जगह हम किलो पास्कल वाली कन्वर्जन रख देंगे। आपको क्या दे रखा है, 300 दे रखा है, जैसे कि 300 इंटू 1 लीटर एटीएम, यानी 1 लीटर। अब 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 1 लीटर में हमें पता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं, इनटू एटीएम। अब एटीएम में कितने किलो पास्कल होते हैं हमें पता है, 101.325 किलो पास्कल होते हैं। आपको क्या दिख रहा होगा कि लीटर एटीएम को जस्ट हमने कन्वर्ट कर दिया है मीटर क्यूब और किलो पास्कल में। इन तीनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर दो, कुछ आंसर आएगा, सपोज करो वाई, वो आंसर किस में आएगा, मीटर क्यूब किलो पास्कल में आएगा। सिंपल है, हो गया। यूनिट कन्वर्ज़न कंप्लीट हुआ लगभग। आप और क्वेश्चंस करोगे तो उसमें और अच्छे से हो जाएगा वो। अब फिर से थर्मोडायनेमिक्स पे वापस आते हैं। मैंने बताया था सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है कि रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मैटर को तो रोक सकते हो पर एनर्जी को नहीं रोक सकते इंटरचेंज होने से। बहुत ही अगर होगा भी तो बहुत ही कम अमाउंट में होगा, तो जब होगा तभी देखेंगे उसको। तो हम मेनली क्या है, ओपन और क्लोज सिस्टम की स्टडी करते हैं। उसमें भी क्या है, पर्टिकुलरली थर्मोडायनेमिक्स में हम क्लोज सिस्टम की स्टडी करेंगे। इन दोनों सिस्टम्स की स्टडी करने के लिए कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए गए कि ओपन सिस्टम में कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, पी, वी, एस, टी, एन। क्लोज सिस्टम में पी, वी, एस, टी। अब ये पी, वी, एस, टी, एन, पी, वी, एस, टी क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, टेम्परेचर एंड मोल्स। ये तो हो गए ओपन सिस्टम के वेरिएबल्स, कि हम ओपन सिस्टम को इन तरीक़ों से हम पता कर सकते हैं कि चेंज, अगर प्रेशर में चेंज हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा सिस्टम पे। तो ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि ये अगर ये चेंज होंगे तो उस सिस्टम की ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। ये क्या है ओपन सिस्टम में। और क्लोज सिस्टम क्या है, ये नंबर ऑफ़ मोल्स हम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि क्लोज सिस्टम वेसल जो है हमारी क्लोज है, तो वेसल क्लोज है तो कोई भी वेपर बाहर नहीं जाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ये वेरिएबल्स हो गए। अब क्या है, कुछ एनर्जी के टर्म्स भी डिफ़ाइन किए जाते हैं इनको स्टडी करने के लिए, उनको हम पोटेंशियल्स बोलते हैं। ये हैं वो पोटेंशियल, एंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी,
इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी एंड केमिकल पोटेंशियल। सो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इन सब